जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संविधान के अगले जो हिस्सा है, जो अभी तक हमने वित्त आयोग, नीति आयोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमारा जो आज हमने लोशन की नई बुक ली है, तो नई वाली बुक से हम संविधान को पढ़ेंगे। नई वाली बुक से हम अब संविधान हमेशा पढ़ते रहेंगे। अब इसमें हम नीति आयोग की कुछ चीज़ें हो गई थी। नीति आयोग हो गया था। अब यहाँ से हम मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे और आयोग के कुछ कार्य पढ़ेंगे, और उसके बाद मानवाधिकार के न्यायालय और राष्ट्रीय महिला आयोग भी हम आज पढ़ लेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं। शुरू करते हैं अपना आज के दिन की शुरुआत संविधान में। आज के दिन की शुरुआत, बोलो अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। तो संविधान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय है। इसका गठन संगठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ है। यह बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें से एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। 5 सदस्यों की इसमें एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य और उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 3 अन्य सदस्य को मानवाधिकार में संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना आवश्यक है। 5 पूर्णकालिक सदस्य के अतिरिक्त आयोग में 7, जिसमें से कम 1 महिला होने आवश्यक है। अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, जो इस तरह से हैं: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, विकलांग व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।
इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यता की कार्यकाल 3 वर्षों या फिर उनकी उम्र 70 वर्ष तक हो, जो पहले पूरा हो जाएगा वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी भी पद पर योग्य नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन भत्ता अन्य सेवा शर्तों का निर्धारित केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्यों के उनके पद के किसी भी समय निम्न परिस्थितियों में हटा सकते हैं। यदि वह दिवालिया हो जाए, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी पदस्थ रोजगार में सम्मिलित होता है, और यदि वह मानसिक और शारीरिक कार्य के कारण कार्य करने में असमर्थ रहा हो, यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या फिर सजा याफ्ता हो, यदि उसे समक्ष न्यायालय मानसिक रूप से अस्वरूप घोषित कर दिया जाए। आयोग के कुछ प्रमुख कार्य: मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करेगा। मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक और विधि उपबंधों की रक्षा करना तो इसमें प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय की सिफारिश करना और न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेल या बंदीगृह में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना, आतंकवाद के दौरान होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन की समीक्षा करना और उनके बचाव के उपायों की सिफारिश करना। मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना। ये मानवाधिकार वाले बस जब आतंकवादी देश के लोगों को मार देते हैं तो वह मानवाधिकार नहीं आता है आगे। जब आतंकवादी के खिलाफ कुछ ज़्यादा कठोर कार्रवाई की जाती है तब मानवाधिकार आता है। क्यों भाई? जो हमारे 28 निर्दोष मारे गए जम्मू कश्मीर में बेचारे, वह चिल्लाने मानवाधिकार वाले नहीं आए। थोड़ी सी मानवाधिकार सख्त होनी चाहिए। जो अगर देश के सही लोगों के खिलाफ, अच्छे लोगों के खिलाफ, आम आदमियों के खिलाफ अगर जो कार्य करता है तो उसके बीच भी मानवाधिकार आना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ कोई मानवाधिकार नहीं आना चाहिए। चाहे वो अगर आपने देश के लोगों के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत होगा और गलत होना ही चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि देश के लोगों के खिलाफ लोगों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मारना कितना बड़ा अपराध है, कितनी बड़ी वेदना है। आपको भी गोली मार दिया जाए लोगों के सामने, आपके परिवार के सामने, आपके परिवार पर क्या बीतेगी वह उस परिवार से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आयोग के प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहायता अनुदान
प्राप्त होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग। दूसरा है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग में इस आयोग का गठन भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही करने का प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता है जो संविधान के राज्य सूची दूसरे और समवर्ती सूची तीसरे के अंतर्गत आते हैं। केवल यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार के मामले में जांच नहीं करेगा। केंद्र सरकार के राज्य मानवाधिकार के केंद्रीय प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित कार्य सौंप सकती है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाए जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यरत मानवाधिकार होते हैं। राज्य का जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष तक का अनुभव हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव होता हो और वो इस मानवाधिकार के सदस्य के रूप में बन सकता है। इस आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की समिति की अनुशंसा पर करता है। समिति में राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृहमंत्री, राज्य के विधानसभा के विपक्ष के नेता के अलावा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यरत एक न्यायाधीश एवं जिला न्यायालय के एक कार्यक्रम तक कार्यरत एक अधिकारी होता है। जब राज्य में विधान परिषद होता है तो विधान परिषद के अध्यक्ष तथा विधान परिषद के विपक्ष के नेता के रूप में इस समिति में सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों के कार्यकाल 3 वर्षों और 70 वर्ष तक की आयु को होता है जो पहले पूरा हो जाए। ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न तो राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनके पद के केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति ने इसे उसी आधार पर उसी पद पर हटा सकते हैं जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को हटाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवानिवृत्त सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान इसमें से किसी भी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन नहीं की जा सकती है। मानवाधिकार आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति होता है। इसे मानवाधिकार के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की सजा देने का अधिकार नहीं है तथा पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता मुआवजा नहीं दे सकता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार तथा कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नहीं है, लेकिन इतना आवश्यक है कि आयोग द्वारा दी गई किसी सलाह के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में आयोग कोई 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा। आयोग किसी मामले में जांच के उपरांत निम्न कदम उठा सकते हैं, जिससे यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित सरकार व प्राधिकार को सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक एवं विरुद्ध बंधीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार व प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
यह संबंधित सरकार व प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश एवं आदेश और रिट के लिए उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकता है। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस प्रावधान में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जाएगी। प्रत्येक अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार के एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करता है, जिसे 7 वर्ष के वकालत का अनुभव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग के स्वायत्त वैधानिक न कि एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया है। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है। आयोग का बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें से एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होता है। अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष तक का होता है। फिर भी वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र भेज सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष तथा किसी सदस्य को कार्यकाल पूरा होने के पहले ही हटा सकती है। आयोग अपनी प्रक्रिया खुद विनियमित करती है और अपनी समिति के प्रक्रिया को भी निर्धारित करती है। किसी भी शिकायत की जांच पड़ताल, किसी मामले की जांच करते समय आयोग को यह सिविल अदालत के सभी शक्तियों विशेष निम्नलिखित मामले प्राप्त होते हैं। भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, उसका शपथ के आधार पर परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी अदालत और कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना, केंद्र सरकार के सौंपे गए किसी भी अन्य मुद्दे को निपटाना, केंद्र सरकार महिला को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामले पर आयोग के साथ परामर्श करना। आयोग मौखिक और लिखित रूप से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करता है और महिला से जुड़े मामले में खुद की पहल पर भी कार्रवाई करता है। राष्ट्रीय बाल विकास आयोग संरक्षण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक या संवैधानिक निकाय है। एक वैधानिक निकाय है। इसमें 2007 में संसद द्वारा बनाए गए बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 नामक एक कानून के तहत स्थापित किया गया था। बालक अधिकार के संयुक्त राष्ट्र समझौते
20 नवंबर 1989 को भारत सरकार 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदित किया था। इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को 18 वर्ष की कम आयु वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया जाएगा। आयोग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। बच्चे के अधिकार को हनन से संबंधित मामले को संज्ञान लेना, उनका निवारण करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान के साथ साथ बाल अधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन निहित बाल अधिकारों के के अनुरूप है। राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण आयोग की बहुसदस्यीय निकाय है, जिसे एक अध्यक्ष, 6 सदस्यों में से 2 महिला होना आवश्यक है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय चयनित समिति होती है। इस समिति के अध्यक्ष महिला बाल विकास विभाग के मंत्री होती हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें का निर्धारित केंद्र सरकार द्वारा करती है। फिर भी नियुक्ति के बाद इसमें गैर लाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष तक का होता है। इन्हें 2 से अधिक कार्यकाल के लिए की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 65 वर्ष है। सदस्यों के लिए 60 वर्ष का निर्धारण किया गया है। अध्यक्ष या कोई सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद छोड़ सकता है। केंद्र सरकार विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष तथा सदस्य को हटा सकते हैं। किसी मामले की जांच करते समय आयोग के पास निम्नलिखित मामले में सिविल अदालत की सभी शक्तियां होती हैं। किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है और शपथ परीक्षण करना है। किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना है। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना है। किसी अदालत एवं कार्यालय के सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना। गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना है। यह आयोग बच्चों के संबंधित निम्न 3 अधिनियम के तहत अतिरिक्त कार्य करती है, जैसे कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत, किशोर न्याय देखभाल संरक्षण 2015 के तहत है। पर सीमित आयोग कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।